नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल बाइसिकल में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें कौन से ऐसे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, साथ ही में कौन से ऐसे माइनर कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। और साथ ही में इन कंपोनेंट्स को हमें किस तरह से सिलेक्ट करना होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरुआत हम लोग मेजर कंपोनेंट से करेंगे। जैसे कि मेजर कंपोनेंट्स में आप जानते हो कि यहाँ पर मोटर, कंट्रोलर और बैटरी ऐसे 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल बाइसिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और उसी के साथ कुछ माइनर कंपोनेंट्स या एडिशनल एक्सेसरीज भी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रेक लीवर, पैडल असिस्ट, हेडलाइट, कंट्रोलर बॉक्स, बैटरी बॉक्स या बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स या बैटरी चार्जर। ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के एडिशनल एक्सेसरीज में गिने जाते हैं। चलिए अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं कि मेजर कंपोनेंट्स में आपको मोटर, कंट्रोलर्स और बैटरी कौन से टाइप की आती है और उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी मोटर के बारे में जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रिकल बाइसिकल में 2 तरह की मोटर्स आती है, एक होती है पीएमडीसी मोटर और दूसरी होती है हब मोटर। यहाँ पे हम लोग पीएमडीसी मोटर के बारे में जानकारी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि पीएमडीसी मोटर्स अभी ज़्यादा मार्केट में आपको दिखेगी नहीं, और इलेक्ट्रिकल बाइसिकल में अगर आप इसको माउंट करना चाहते हैं तो काफ़ी दिक्कत वाला काम होता है। तो इसे हम लोग अभी इस वीडियो में कंसिडर नहीं करेंगे। हम सीधा चलते हैं हब मोटर के टॉपिक के ऊपर। हब मोटर काफ़ी इंटरेस्टिंग मोटर होती है। इसकी जो बनावट होती है ये काफ़ी डिफरेंट होती है। अगर आप रेगुलर मोटर्स को देखेंगे तो आप ज़्यादातर यही देखते हो कि जो उसका रोटर होता है ये इसका इनर पार्ट होता है, और इसका जो स्टेटर होता है ये इसका आउटर पार्ट होता है। बट हब मोटर में इसका टोटली उल्टा होता है। जैसे कि उसका जो रोटर होता है ये इसका आउटर पार्ट होता है, और जो स्टेटर होता है ये इसका इनर पार्ट होता है। जैसे कि आप हब मोटर को देख रहे हो कि हब मोटर के ऊपर स्पोक्स माउंट करने के लिए आपको काफ़ी सारे होल्स दिखेंगे। मैकेनिकल अगर इसका डिज़ाइन देखेंगे तो ये इस तरह से होता है कि इसमें आप स्पोक्स माउंट कर सकते हो, और कौन से भी रिम साइज़ के साथ आप इसको जोड़ सकते हो। सिर्फ आपको स्पोक्स का जो लेंथ होता है इसको वैरी करना होता है। और भी अगर इसमें आप देखेंगे तो जो माउंटिंग प्रोविज़न होते हैं, जैसे कि आपको अगर फ्री व्हील लगाना है या आपको गियर सेट लगाना है तो उसके लिए आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप थ्रेड पे किसी भी फ्री व्हील को या गियर सेट को माउंट कर सकते हो। और चाहे तो अगर आपको डिस्क ब्रेक सिस्टम को भी माउंट करना है या डिस्क को माउंट करना है तो आप उसके लेफ्ट साइड में माउंट कर सकते हो। काफ़ी मोटर्स होते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जहाँ पे हमारा डिस्क लगता है वहाँ पे आपको थ्रेड का माउंटिंग दिखेगा, या आप वहाँ पे स्क्रू माउंट भी कर सकते हो। अगर आप हब मोटर को किसी भी बाइसिकल में माउंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम जो ड्रॉप आउट डिस्टेंस होता है बाइसिकल का, ये 5 से लेके 6 इंच का रखना होगा। तभी कोई भी हब मोटर आपके साइकिल में आसानी से फिट हो सकती है, आसानी से माउंट हो सकती है। अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ। देखिए हब मोटर जो बाइसिकल सेगमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं ये ज़्यादातर 24 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक आपको दिखेगी। हमारे इंडियन मार्केट में आपको 250 से लेके 750 वाट तक के हब मोटर्स अभी बाइसिकल सेगमेंट के लिए देखने को मिलेंगे। कुछ हब मोटर्स काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। इनका कॉम्पैक्ट होने का कारण यह होता है कि इनके अंदर एक प्लानिटरी गियर सिस्टम होता है। 350 वाट के जितने भी हब मोटर्स होते हैं या उनके ऊपर के जितने हब मोटर्स होते हैं, उनमें से कुछ हब मोटर्स में आपको ये सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी इनके ताकत के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बहुत से लोगों को ये सवाल होता है कि हब मोटर्स उनका वेट कैरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसका जवाब है दोस्तों हाँ, बीएलडीसी हब मोटर्स आपका वेट कैरी भी कर सकती है और काफ़ी हैवी लोड भी कैरी कर सकती है। हब मोटर्स के अंदर जो परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है उनके कारण ये मोटर उतनी कैपेबल होती है कि हैवी से हैवी लोड ये उठा ले। और इनकी जो इफ़िशियंसी होती है ये पीएम मैग्नेट्स के यूज़ करने के कारण काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 32 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट कर लेती है। तो इस तरह से ये हमारा हब मोटर का हो गया। अगर हब मोटर के बारे में आपको कुछ डाउट रहेगा या आपको कुछ चीज़ें उसमें समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको ये जानकारी थोड़ी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसको लाइक करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, कंट्रोलर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कंट्रोलर के भी इलेक्ट्रिकल बाइसिकल में 2 तरह के टाइप होते हैं। एक कंट्रोलर आपका पीएमडीसी कंट्रोलर होता है और दूसरा आपका बीएलडीसी कंट्रोलर होता है। हब मोटर के लिए हम लोग खास तौर पे बीएलडीसी कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। बीएलडीसी कंट्रोलर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो मोटर होता है ये हमारा ब्रशलेस होता है। इसके अंदर का जो वाइंडिंग का एक्साइटेशन होता है
जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ये हम लोग बिना किसी ब्रश सिस्टम के इस्तेमाल से करते हैं। बहुत से ऐसे डीसी मोटर्स होते हैं, उसमें जो कम्यूटेटर होता है उसको कम्यूटेटर के थ्रू हम लोग एक्साइट करते हैं, यानी कि कार्बन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। तो उन सारी मोटर्स को हम लोग ब्रश मोटर बोलेंगे, और जहाँ पर ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं होता है उन्हें हम लोग ब्रशलेस मोटर्स बोलेंगे। कंट्रोलर के अगर हम लोग मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो ज़्यादातर कंट्रोलर का जो आउटर बॉडी होता है ये एल्यूमिनियम केसिंग का बना होता है, और उसके एक सिरे से काफ़ी सारे वायर्स आपको दिखेंगे। अगर शेप और साइज़ का बात करेंगे तो कंट्रोलर के काफ़ी सारे शेप और साइज़ अवेलेबल है। इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंट्रोलर के जो वोल्टेज रेटिंग होती है ये आपको 24 से लेके 48 तक आपको मिल जाएंगे। इनमें कुछ कुछ कंट्रोलर ऐसे भी होते हैं जो ड्यूअल मोड पे काम करते हैं। ड्यूअल मोड का मतलब ये होता है कि ये 24 पे भी काम करेंगे और 36 वोल्ट पे भी काम करेंगे, या तो 36 या 48 वोल्ट। और इनका जो वोल्टेज रेटिंग होता है ये आपको 250 से लेके 750 वाट तक आपको मिल जाएंगे। और कभी कभी कुछ ऐसे कंट्रोलर्स होते हैं जो करंट रेटिंग के साथ आते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो वोल्टेज रेटिंग के साथ आते हैं। तो इनमें हमें फ़र्क समझ में नहीं आता है कि कौन सा कंट्रोलर हमें हमारे हब मोटर के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। इसे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन से समझेंगे। बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आगे हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे बैटरी कंपोनेंट के बारे में। बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ज़्यादातर अभी लिथियम आयन बैटरीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी लिथियम आयन बैटरीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। इन बैटरी का जो शेप होता है और उनका जो साइज़ होता है ये काफ़ी अलग अलग होता है। कुछ बैटरीज आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखेंगे, कुछ बैटरीज आपको प्रिज्मेटिक फॉर्म में दिखेंगे, कुछ बैटरीज आपको पाउच में दिखेंगे। तो इस तरह से इनके जो शेप होते हैं ये अलग अलग होते हैं। अभी तक का सबसे फेमस जो शेप है बैटरी का ये 18650 है। इसमें 18 जो होता है ये इसका डायमीटर होता है और 65 इसका सेल हाइट होता है। इन्हीं सारी 18650 बैटरीज को मिलाकर एक बैटरी पैक डिज़ाइन किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल बाइसिकल के लिए या स्कूटर के लिए या मोटरसाइकिल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बैटरी पैक के ऊपर अगर आपको और भी जानकारी की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमारा वीडियो देख लीजिए। हमने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और दूसरा ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे माइनर कंपोनेंट्स की तरफ। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये हमारा ब्रेक लीवर है। ब्रेक लीवर में एक्चुअली एक स्विच लगा होता है जिसका काम होता है आपके पावर को कट ऑफ करना। जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये स्विच होता है ये ओपन हो जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्किट है उसको ओपन कर देता है, और आपका जो पावर है ये मोटर से कट ऑफ हो जाता है। तो ये एक्चुअली काफ़ी सेफ माना जाता है जब भी आपका पावर कट ऑफ हो जाता है। इसके आगे का जो हमारा कंपोनेंट है ये हमारा पैडल असिस्ट सेंसर है। पैडल असिस्ट सेंसर बेसिकली आपके पैडल के यहाँ पे लगता है। इस सेंसर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये सेंसर में कुछ मैग्नेट्स लगे होते हैं, और उसी के अपोजिट एक सेंसर होता है, वो एक तरह का हॉल सेंसर होता है। जब भी आप पेडलिंग करते हो तो ये मैग्नेट्स उस हॉल सेंसर के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये हॉल सेंसर उस रोटेशन को सेंस करता है और उसके अगेंस्ट एक सिग्नल जनरेट करता है, जो कि कंट्रोलर को जाता है, और कंट्रोलर उसी के अगेंस्ट एक सिग्नल जनरेट करता है जो कि मोटर को एक्टिवेट करता है। इस सेंसर के कारण आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पे ढलान चढ़ना है या कोई पहाड़ चढ़ना है तो आप पेडलिंग एक्शन के साथ साथ मोटर का भी सहारा ले सकते हो, जो कि काफ़ी एफर्टलेसली आप कर पाते हो। इससे और एक एडवांटेज ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हो। पेडलिंग के कारण आपका जो मोटर होता है इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आता, और जो लोड डिमांड होती है ये काफ़ी हद तक घट जाती है, जिससे आपका बैटरी है इसका बैकअप काफ़ी हद तक टिका रहता है। इसी के बाद और एक कंपोनेंट है जिसे हम लोग एंटी थेफ्ट सिस्टम बोलते हैं, जो कि खास तौर पे बना होता है चोरों से आपके बाइसिकल को दूर रखने के लिए। और इसी के साथ कुछ माइनर कंपोनेंट्स और भी होते हैं जिसे हम लोग एडिशनल कंपोनेंट्स में गिनते हैं, जैसे कि हेडलाइट होगा, उसके बाद कंट्रोलर बॉक्स होगा। कंट्रोलर बॉक्स एक्चुअली आपको कंट्रोलर को रखने के लिए होता है, आप इससे बाइसिकल के ऊपर कंट्रोलर को माउंट कर सकते हो, और ये कंट्रोलर को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है किसी भी मॉइस्चर से या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उससे ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आपका बैटरी बॉक्स होगा जो कि बैटरी को माउंट करने के लिए है, और सबसे लास्ट में आपका चार्जर होगा, बैटरी चार्जर, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों चार्जर के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि चार्जर को आपको कौन से क्राइटेरिया में सिलेक्शन करना होता है। आप ज़रूर वो भी वीडियो देख लीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो इस तरह से ये हमारे कुछ मेजर कंपोनेंट्स थे और माइनर कंपोनेंट्स थे जिनका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिकल बाइसिकल को बना सकते हैं। बट अभी क्वेश्चन ये है कि हमें इनको किस तरह से सिलेक्ट करना है, हमें कौन से मोटर को सिलेक्ट करना है जिससे हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल हो जाए। तो चलिए अभी हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। सिलेक्शन करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको कितना इसमें स्पीड चाहिए, उसके बाद आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, और उसी के साथ आपका जो पूरा व्हीकल है इसने कितना वेट कैरी करना है। तो चलिए अभी इन तीनों चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें कितनी स्पीड की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमें 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड की ज़रूरत है, तो हमें समझना है कि कौन से ऐसे पैरामीटर पे हमें ध्यान देना है जिसके कारण हम लोग ये स्पीड को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट में इलेक्ट्रिकल बाइसिकल के काफ़ी सारे हब मोटर्स अवेलेबल हैं जिनकी वोल्टेज रेटिंग 24 वोल्ट से लेके 48 वोल्ट तक वैरी होती है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से आप वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो उसी तरह आपका स्पीड भी बढ़ते जाता है। यानी कि आप वोल्टेज को वैरी करोगे तो आपका स्पीड भी वैरी होगा। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहूँगा। अगर आप 24 वोल्ट पे मोटर को चलाते हो तो आपका जो स्पीड होगा ये 20 से लेके 25 किलोमीटर पर आवर होगा। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लोड कंडीशन है, जो आदमी इस पे बैठा है उसका जो वेट होगा ये 60 से लेके 70 केजी के बीच में होगा। दैट मीन्स ये एक आइडियल लोड कंडीशन है। वैसे ही अगर आप 36 वोल्ट पे इसको चलाते हो तो ये आपको अराउंड 25 से लेके 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड देगा। उसी के अलावा अगर आप ये 48 पे चलाते हो तो ये अराउंड आपको 30 से लेके 35 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड देगा। यही कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जिनसे आप ये चीज़ों को और भी अच्छे से समझ सकते हो। कैलकुलेशन का पार्ट को हम लोग इस वीडियो में अभी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम लोग कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करिए। इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट था कि हमें ये जानना था कि हमारा जो व्हीकल है ये कितना लोड उठा सकता है। इसे समझने के लिए हमें वापस मोटर की तरफ आना होगा। दोस्तों मोटर का एक वॉटेज रेटिंग होता है जिसे हम लोग मोटर की पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल बाइसिकल के लिए जो मोटर्स आते हैं उनमें जो पावर रेटिंग होती है ये 250 से लेके 750 वाट तक के मोटर आते हैं। वॉटेज को हम लोग एक एनालॉजी के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जिसकी कैपेसिटी है कि वो 50 केजी तक का वेट उठा सकता है। बट अगर हम लोग उस आदमी को 100 केजी का वेट उठाने के लिए बोलते हैं तो क्या वो ये वेट उठा पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। इसी तरह से कुछ मोटर के वॉटेज रेटिंग के साथ होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँगा कि एक मोटर है जिसका वोल्टेज रेटिंग 48 वोल्ट है, बट उसकी जो वॉटेज रेटिंग है ये 750 वाट है। एक मोटर है उसकी वोल्टेज रेटिंग 48 वोल्ट है और उसकी जो वॉटेज रेटिंग है ये 350 वाट है। तो आप ही मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी मोटर है जो ज़्यादा काम कर सकती है और ज़्यादा इफ़िशियंटली कौन सा भी वेट या ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी कर सकती है? ऑब्वियसली 750 वाट। तो इसी के बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी मोटर आपके लिए अच्छी होगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी कर सके। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें कितना किलोमीटर रेंज कवर करना है। मान के चलिए आपको 25 किलोमीटर का रेंज कवर करना है। तो इलेक्ट्रिकल बाइसिकल सेगमेंट में ऐसे काफ़ी टाइप्स की बैटरी आती है जिनको आप यूज़ कर सकते हो और अपने व्हीकल को उतने रेंज तक लेके जा सकते हो। एक्चुअली ये आपका बैटरी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किलोमीटर कितना जाएगा, जो कि एक तरह से कैलकुलेशन का पार्ट है। बैटरी कैपेसिटी के कैलकुलेशन के ऊपर हम लोग पहले से ही वीडियो बना रहे हैं, वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसके लिए 7 एम्पियर आवर का बैटरी चूज़ कर सकते हो। अगर आप लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो तो मिनिमम आपको 6 एम्पियर आवर का, या एनएमसी लिथियम आयन बैटरी के लिए 7.5 एम्पियर का बैटरी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 25 किलोमीटर का रेंज दे देगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर दिया है और साथ ही साथ हमें हमारे कंपोनेंट्स भी मिल गए जो कि एक मेजर कंपोनेंट्स है, जैसे कि मोटर और बैटरी। अभी हमारा तीसरा मेजर कंपोनेंट भी रह चुका है जिसे हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं। इसका सिलेक्शन काफ़ी सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको दोस्तों वोल्टेज का ध्यान रखना है और करंट रेटिंग का ध्यान रखना है।
अगर आपको करंट के रेटिंग के बेसिस पे अगर कंट्रोलर का सिलेक्शन करना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मोटर के वोल्टेज रेटिंग को डिवाइड करना है मोटर के वोल्टेज रेटिंग से। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मोटर की करंट रेटिंग का आंसर मिलेगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आपको कंट्रोलर का जो करंट रेटिंग है ये मोटर के करंट रेटिंग से ज़्यादा रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे दुगना रखिए ताकि आपका कंट्रोलर काफ़ी अच्छे से सेफ रहे और अपना ऑपरेशन करते रहे। और अगर आप वॉटेज रेटिंग के बेसिस पे इसका सिलेक्शन कर रहे हो तो आपको सिंपली इतना ही करना है कि वॉटेज रेटिंग है मोटर की उसकी सिमिलर वॉटेज रेटिंग का ही कंट्रोलर लेना है, या आप उससे ज़्यादा लेते हो तो वो भी अच्छा है, ताकि ओवरलोडिंग के कारण आपका कंट्रोलर गर्म ना हो और ठीक से काम करे। तो दोस्तों इस तरह से हमने 3 कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर लिया है। ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है करने के लिए, बट आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पे इसका सिलेक्शन कर सकते हो। रही बात हमारे माइनर कंपोनेंट्स की, इन्हें आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके कन्वर्जन किट के साथ ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने सीखा कि मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उनका सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कनेक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। कनेक्शन में आपको क्या क्या ध्यान रखना ज़रूरी होता है, उसमें कुछ कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, जिसे हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसका कमेंट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो लोगों को इलेक्ट्रिकल बाइसिकल या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इनके ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है, उनके साथ भी शेयर करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपका बहुत सारा प्यार हमारे इस चैनल को मिले, और आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।